So now in the next question, what is asked? We want to find the energy to shift the electron in hydrogen from first orbit to fifth orbit. हमें इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से पांचवें ऑर्बिट पे अगर ले जाना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? ओके, वेरी सिंपल. वी हैव द बोर फॉर्मूला फॉर द एनर्जी. डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 1 अपन ni स्क्वायर माइनस 1 अपन nf स्क्वायर इंटू z स्क्वायर जूल. Okay, we have this direct formula for the energy when electron transits from one level to other level, right? So this is going to become 2.18 into 10 power minus 18 1 upon ni. Initially it is in the first orbit, finally it is in the fifth orbit. हाइड्रोजन है तो z इक्वल टू 1 जूल. यू कैन फाइंड इट आउट. कितना आ रहा है वो आप फाइंड कर लेना. यहाँ पे आपका वैल्यू जो भी है वो ओके इतना आपको एनर्जी चाहिए. चलिए अब क्या कहा गया इसी क्वेश्चन में आपको कहा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. इलेक्ट्रॉन जब 5 पर से वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो कितना एनर्जी एमिट करेगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, राइट. तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर गया 1 से 5वें स्टेट पे, राइट, तो उसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, दिस वन एनर्जी, राइट. जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो उतना ही एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, राइट. और उतने एनर्जी के रिलेटेड आपको वेवलेंथ फाइंड करना है. सो आई विल राइट हियर इलेक्ट्रॉन री एमिट द एनर्जी which is absorbed. Okay, इलेक्ट्रॉन री एमिट द एनर्जी विच इज अब्जॉर्ब्ड. तो ये जो एनर्जी है री एमिट होने वाला वो यही वैल्यू है आपका डेल्टा ई. वो आपका वेवलेंथ जो है, आपको वेवलेंथ पूछा गया है, मतलब वो लाइट के फॉर्म में एमिट हो रहा है. तो आई राइट दिस एज एच सी बाई लैम्बडा. मैं क्या लिख दूंगा, दिस एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एच सी बाई लैम्बडा. एंड वी वांट टू फाइंड दिस लैम्बडा. डेल्टा ई आपका जो भी आए, ओके, एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, सी वैल्यू इज 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई लैम्बडा इन ऑर्डर टू फाइंड द लैम्बडा वैल्यू इन मीटर. दिस इज द वेवलेंथ गोइंग टू बी एमिटेड. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, कॉपी इट क्विकली. Okay, so now we will do some other kind of the question based on the electronic configuration of the atom and quantum numbers. इसके बाद वापस बोहर मॉडल के क्वेश्चन आएंगे और फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उसके बाद बोहर मॉडल के, राइट. चलिए बच्चों, बीच में बेसिकली बहुत छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ वापस एक बार. आपको होमवर्क तो मिला ही था. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कराता हूँ आपको. And you want to find, write the electronic configuration of the following ions. चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. किस किस का लिखना है भाई? H माइनस का, Na प्लस, O माइनस 2 एंड F माइनस. चलिए लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो बेसिकली हाइड्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. Now as it is हाइड्रोजन माइनस आयन तभी आता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ हो, यस और नो. तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहाँ रखेगा? वैसे भी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी तो एक ही है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे आ जाएगा आपका? s में ही आ जाएगा. चलिए बच्चों, Na प्लस, लेट्स राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na प्लस. ओके, चलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. अगर 11 MCQs आपको भरने हैं ना तो कैसे भरोगे आप? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. दिस आर द 11 इलेक्ट्रॉन. आई होप आपको अच्छे से आता है बिकॉज मैंने पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर निकाला था, हाउ टू राइट द कॉन्फ़िगरेशंस. तो ये आपके 11 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का. बट वी रिक्वायर सोडियम प्लस 1, मतलब यू हैव टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, और वो एक इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सबसे बाहर वाले ऑर्बिट से निकाल देना है. सबसे बाहर ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो. चलिए O माइनस 2. ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 8. बेसिकली लेट्स फिल द 8 इलेक्ट्रॉन. 1s2, 2s2, 2p4. दिस आर द 8 इलेक्ट्रॉन. p में हम मैक्सिमम 6 रख सकते हैं. अभी तो 4 ही बचे बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं. 2, 2, 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे. ये तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है. वी रिक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O माइनस 2. -2 चार्ज तभी आता है जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हो. -2 चार्ज कब आता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हो. चलो, गेन करके इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा? जहाँ से भरना बाकी है वहाँ रखेगा. P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आने वाले हैं वो कहाँ रहेंगे? इस P के अंदर होके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. ओके, चलिए सिमिलरली फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. तो न्यूट्रल फ्लोरीन हैज अ कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लोरीन इज 1s2, 2s2, 2p5. देयर इज 9 इलेक्ट्रॉन इन टोटल. बट आई वॉन्ट F माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेना है. कहाँ रखेगा लेके? आखिरी के ऑर्बिट में. आखिरी के ऑर्बिट में अभी 5 ही इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो बच्चों. कितना हो गया ये?
6 तक जा सकते हैं वैसे भी पी ऑर्बिट में, राइट। चलिए इसके बाद इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट था 6, ओके। सेकंड क्या है बच्चों, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंटेड बाय। चलिए अब मैं क्या बताना है बच्चों, एटॉमिक नंबर बताना है which have outermost configuration is given. What is given? Outermost configuration is given. चलिए क्या है पहले का outermost configuration है 3s1, then the outermost configuration is 2p3 and then the outermost configuration is 3p5. ओके चलिए बच्चों सिंपल सा सोचिए 3s1 में इलेक्ट्रॉन कब आएगा, तो 3s1 में इलेक्ट्रॉन आने से पहले कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, 1s 2s 2p और उसके बाद आता है 3s। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब ये पूरा भर चुका हो, जब ये पूरा भर चुका होगा तभी 3s में इलेक्ट्रॉन आता है, उसके पहले 3s में इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है। हाँ के ना, आउबा प्रिंसिपल, पहले लो एनर्जी लेवल भरते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाता है। ओके सो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 2 4 10 एंड 1 11। So if the total number of electrons are 11, so atomic number is also 11। कितना होगा इसका atomic number जो है वो 11 होगा। चलिए बच्चों 2p3 1s 2s 2p 2p में 3 इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब आगे के दोनों ऑर्बिटल भरे हो। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 7, एटॉमिक नंबर इज 7। 3p5 1s 2s 2p 3s 3p5। 3p में इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब आगे पूरा भरा हो, 2 2 6 2। It is 10 plus 2 plus 5 17. So here the atomic number is 17. So this element is sodium, this element is nitrogen, this element is chlorine. In the neutral states, these are the configuration in neutral states, not in ion states. चलिए बच्चों ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट है। Okay, you are given some configuration and you have to find the atoms. Your configurations are given. हीलियम 2s1, मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया था कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो, नियॉन 3s2 3p3, आर्गन 4s2 3d1। चलिए फटाफटा लेट्स सी। ओके आपको बताना है ये एटम कौन सा होगा, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब लिथियम। नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन एज एटॉमिक नंबर 10, यू शुड रिमेंबर दिस। नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होता है प्लस 5, 10 और 5 15, 15 पे आता है फॉस्फोरस। 15 नंबर पे कौन आता है बच्चों, फॉस्फोरस आता है। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा है ये टॉपिक। ओके चलिए यहाँ पे आर्गन के अंदर होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन एज एटॉमिक नंबर 18। 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21 पे आता है स्कैंडियम। शक्ति विक्रम फैको निकुंज, याद आया, स्कैंडियम इज ऑन 21। ओके चलिए बच्चों तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व्ड। अब मैं जाऊंगा 24 के ऊपर, और 24 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल, विच इज लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन विच अलाउ जी ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल। चलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो बच्चों मैं ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊँगा, हम समझ लेते हैं लॉजिक से। अगर पहला ऑर्बिटल है तो उसमें खाली 1s होता है, पहले ऑर्बिट में खाली क्या होता है 1s, यस और नो। अगर दूसरा ऑर्बिट है तो उसमें होता है बच्चों 2s एंड 2p। अगर तीसरा ऑर्बिट है तो उसमें होता है 3s 3p 3d। चलो चौथे ऑर्बिट में होता है बच्चों आपका 4s 4p 4d 4f, और पांचवें ऑर्बिट में होता है 5s 5p 5d 5f 5g 5g, राइट। तो 5g जो है ना बच्चों वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 5g जी ऑर्बिटल सबसे पहले किस में आएगा, 5वें शेल के अंदर आएगा। जी ऑर्बिट के लिए आपका n का वैल्यू कम से कम कितना होगा, 5 होगा। 5 के पहले जी ऑर्बिटल आता नहीं है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है। s के अंदर खाली 1s, 2 के अंदर 2s 2p 3 के अंदर sp d 4 के अंदर sp df 5 के अंदर sp df एंड साथ में आएगा gb। ओके जी, आंसर इज n इक्वल टू 5g। कॉपी दिस g, एवरीवन कॉपी इट। ओके सो योर नेक्स्ट क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर्स। कुछ 4 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। पहले क्या पूछा गया है, आपको पूछा है बच्चों गिव द पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 3D।
चलिए भाई 3d ऑर्बिटल है, पहले ही दिख रहा है आगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। d ऑर्बिटल है भाई, d ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या आता है, spd 0 1 2। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर 2 है, और ये 2 के लिए आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 पॉसिबिलिटी है, -2 -1 0 +1 एंड +2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन 5 में से कोई भी एक हो सकता है, राइट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन 5 में से कोई भी एक हो सकता है, आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, राइट। चलिए यहाँ पे आ जाइए। इन एन एटम, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एटम देयर आर 29 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कहा है आपको, एंड 35 न्यूट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन। चल भाई क्या करने का इसमें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज न्यूट्रल्स एटम दिया है ना, एटम है, आयन नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay, how many electrons are there? There are 29 electrons. Okay, the number of proton is equal to 29 and number of proton ही होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका एटॉमिक नंबर होता है। चलिए 29 के लिए आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखते हैं भाई कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिखते हैं ना, 1s2 s2 p3 s3 p4 s3d, ऐसे लिखते हो ना तुम लोग, है कि नहीं। चलो 29 इलेक्ट्रॉन बाई 2 2 6 2 6 2 9, चेक इट आउट, ऐसा होगा कॉन्फ़िगरेशन 29 के लिए, 2 2 6 10 29। ओ खतरे की घंटी भाई, खतरे की घंटी, D9 मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन D10 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ क्या ना, राइट। देन व्हाट विल हैपन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो S में से उठ के D में आके आपको फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देगा, जो ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी दैट वी हैव डिस्कस्ड, यस और नो। ओके, तो जब भी आपको D4 या D9 मिले तो आपको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ। चलिए अब क्या करना है बच्चों, यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2। ये क्या सवाल है यार, 11 साइंस में ऐसा सवाल आता है क्या। तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। H2 प्लस, प्लस कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा कितना, 1। O2 प्लस, चलिए एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितना होगा, 16 होगा, होना चाहिए 16, बट क्योंकि यहाँ भी एक प्लस दिख रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, बचा कितना, 16 - 1 दैट इज 15, है ना। आसान सी भाषा में आसान सा सवाल का जवाब। नेक्स्ट, n = 3 है, तो L और M के वैल्यू बताओ। चलो भाई n = 3, तो L के वैल्यू कितने आते हैं, L के वैल्यू आएंगे 0 1 2, याद आया, याद आया कि नहीं। L का वैल्यू कितना होता है, 0 to n - 1, तो n = 3 के लिए L के वैल्यू कितने आते हैं भाई, 0 1 2 3, 3 नहीं आएगा बिकॉज n = 3 है, 3 से कम नंबर आएंगे, 0 1 2। चलिए इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखते हैं, तो 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खाली 0 होता है, 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 +1, 2 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 -1 0 +1 +2। हाँ के ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ऐसा बताओ जरा जोर से चिल्ला के, पढ़े हो ना, यस। चलिए अगला सवाल, व्हाट आर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 3D ऑर्बिटल, ये इधर आ चुका है 3D, ले भाई n = 3, D क्वांटम मतलब L = 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा हो तो -2 -1 0 +1 +2। चलो आखिरी सवाल, इनमें से कौन कौन से पॉसिबल है पॉसिबल, देख लेते हैं। 1 के साथ P, 1 में P होता है, 1 में तो खाली S ही होता है ना, 1s, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 के साथ S, यस 2 में S भी होता है P भी होता है। 2 के साथ P, ये भी पॉसिबल है। 3 के साथ F, 3 के साथ तो खाली होता है 3s 3p एंड 3d, 3f कैसे आ गया, 3 के साथ F होता नहीं है, F तो 4 से चालू होता है। So these two are possible, these two are not possible. Okay, clear? Copy these questions quickly, everyone. Okay, so now we will solve the next set of the 4 questions on your screen, and your question number 29 is
describe the orbital and you are given with the value of principal quantum number and angular momentum quantum number. What do we have? We have the principal quantum number and angular momentum quantum numbers, right? As you can see here. चलिए principal quantum number 1 है तो n equal to 1, l equal to 0, 0 पे कौन सा ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल, तो ये आपका है 1s. n equal to 3, l equal to 1, चलिए l equal to 1 पे कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1 मतलब कौन सा ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल या p सब लेवल, राइट? आपको पता है ये. n equal to 4 है एंड l इक्वल टू 2 है. 2 मतलब कौन सा सब लेवल? 0 1 2 s p d, d सब लेवल, राइट? d, इट इज 4d. चलिए बच्चों n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, 3 मतलब कौन सा सब लेवल? ए 0 1 2 3, 0 1 2 3 s p d f, f, राइट? l इक्वल टू 3 मतलब f ऑर्बिटल या f सब लेवल. दिस आर द नोटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. दिस इज क्वाइट सिंपल, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, राइट? ओके, चलिए बच्चों ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन. हा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल. गजब का ये सवाल, बहुत बार हम कर चुके हैं. ले पहला तो यही आ गया, n इक्वल टू 0. पॉसिबल है n का वैल्यू 0 ना? n का वैल्यू तो क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4. n का वैल्यू 0 आता नहीं है. ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब एग्जाम में पूछा जाए तो रीजन लिखोगे कि n वैल्यू कैन नॉट बी 0. चलिए यहाँ पे आ जाइए, तो ये आपका रॉन्ग है इधर. ओके, n का वैल्यू 1 अलाउड, अलाउड. 1 के लिए l का एक ही वैल्यू आता है 0, 0 है अलाउड. 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक ही आता है 0, 0 है, चलिए अलाउड. स्पिन का वैल्यू प्लस ऑफ अलाउड, मतलब यहाँ पे ये चारों के चारों जो है वो सही है. दिस साइड इज राइट. चलिए यहाँ पे बच्चों n का वैल्यू 1 इज अलाउड. इसके लिए l का एक ही वैल्यू आता है 0. n इक्वल टू 1 के लिए l का एक ही वैल्यू आता है 0, बट यहाँ पे तो 1 दिया हुआ है. खत्म. पहले ऑर्बिट में l का वैल्यू 1 नहीं होता है, पहले ऑर्बिट में l का एक ही वैल्यू आता है 0. बोला यस और नो? यस और नो? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. चलो, तो ये सेट भी रॉन्ग है. चले यहाँ पे आ जाइए. n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 तो पॉसिबल है. 2 के लिए आपके l के दो वैल्यू आएंगे 0 एंड 1. 2 के लिए l के दो वैल्यू आते हैं 0 एंड 1, 1 इज पॉसिबल. तो ये सही है, ये सही है. चलिए 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -1 0 एंड +1. 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -1 0 एंड +1. इधर क्या है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इधर -3 है. -3 पॉसिबल नहीं होता है, मतलब ये रॉन्ग है. ओके, चलो यहाँ पे आ जाओ. n का वैल्यू 3 इज अलाउड, नो इशू. 3 के लिए l के वैल्यू कौन सा आते हैं भाई? 3 के लिए l के वैल्यू आते हैं 0 1 2. 3 के लिए l का वैल्यू कितना आता है भाई? 0 1 2, 0 1 2. इधर तो 3 है, वापस गलत. बराबर. चलिए आखिरी, आपको रीजन स्पेसिफाई करना है. मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ. आप एग्जाम में जब लिखो तो आपको स्पेसिफाई करना रहेगा इसको, ठीक है ना? चलो, n का वैल्यू 3 इज अलाउड. उसके लिए l का वैल्यू 1. 3 के लिए l के वैल्यू आते हैं 0 1 2, अलाउड. 1 है, अलाउड है. चलिए 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है -1 0 +1, 0 इज अलाउड. स्पिन इज ऑल्सो अलाउड. मतलब दिस 2 सेट्स आर करेक्ट, B and F आर करेक्ट, रेस्ट ऑफ द 4 आर इनकरेक्ट. इसका रीजन n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है. यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए l का खाली एक ही वैल्यू आएगा 0, 1 नहीं हो सकता है. यहाँ पे l इक्वल टू 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 ही वैल्यू आएंगे -1 0 +1, -3 इज इम्पॉसिबल. यहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए l का वैल्यू आता है 0 1 2, 3 नहीं आ सकता है. मतलब यहाँ पे क्वांटम नंबर का सेट कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया. समझ आ रहा है आपको? ओके, चलो तो फिर यहाँ पे आ जाओ. अगले सवाल तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर पड़ा है ऑलरेडी. सवाल है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम may have n इक्वल टू 4 एंड स्पिन क्वांटम नंबर -12. चलिए मुझे इसका आंसर बताइए, सोच के बताइए इन दोनों का आंसर कितना है वो बताओ. चलो सोच के कितना आंसर आएगा दोनों का. ओके, तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे n इक्वल टू 4 मतलब चौथा ऑर्बिट है. n इक्वल टू 4 के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? तो टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, 2 × n². टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 × n² करो तो 4 स्क्वायर 16 × 2 करो. टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे इस ऑर्बिट के अंदर. टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स है. इस 32 में से
आधे इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका स्पिन प्लस हाफ होगा, बाकी आधे का स्पिन माइनस हाफ होगा, तो अपना आंसर कितना है 16। इसका स्पिन कितना होगा माइनस हाफ, बाकी आधे का स्पिन कितना होगा प्लस हाफ, बाकी आधे का स्पिन कितना होगा प्लस हाफ होगा। ओके गॉट इट। चलिए यहाँ पे n इक्वल टू 3 है और l भी स्पेसिफाई कर दिया है, तो 3 के साथ l इक्वल टू 0 है, मतलब ये 3s ऑर्बिटल है। l इक्वल टू 0 मतलब s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों? 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। s ऑर्बिटल s 2 इलेक्ट्रॉन। ओके गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट देखना ध्यान से, सवाल क्या है अगला। यू नीड टू प्रूव दैट सर्कमफेरेंस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट is integral multiple of de Broglie wavelength. Circumference of the Bohr orbit. चले, what do you mean by circumference of the orbit? So I will write here circumference of orbit of radius r. Circumference of orbit of radius r. तो circumference और कुछ नहीं होता बच्चों, 2 pi r। सर्कल है ना, सर्कल का रेडियस सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 pi r होता है, बराबर। अब ध्यान से देखना, एक हाइपोथेसिस आता है बोहर के क्वांटम मॉडल में कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। आता है कि नहीं आता बोहर में यह हाइपोथेसिस का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr एंड दैट इज इक्वल टू nh अपन 2 पाई। ये बोहर हाइपोथेसिस है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज। यस और नो, है कि नहीं है ऐसा? चलिए अब हम क्या करेंगे पता है, हम खाली यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। कैसे करेंगे देखना, m ये 2 पाई को मैं ऊपर ले लूँगा, r अपनी जगह रखूँगा और ये mv को नीचे जाने दूंगा। पता चला क्या किया, 2 पाई ऊपर ले लिया और mv को नीचे ले लिया। क्यों ऐसा किया पता है? क्योंकि ये है सर्कमफेरेंस। व्हाट डू मीन बाय h अपन mv? ये तो डी ब्रोगली फॉर्मूला है, लैम्बडा इक्वल टू h अपन mv। यस और नो, है कि नहीं? डी ब्रोगली फॉर्मूला लैम्बडा इक्वल टू h अपन mv, राइट। दैट मीन्स n इंटू लैम्बडा, दैट इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। तो ये प्रूव हो गया आपका कि जो सर्कमफेरेंस है ना 2 पाई r, दैट इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा। सर्कमफेरेंस इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा। समझ में आया? सिंपल सा आपको क्वांटाइजेशन फॉर्मूला रूल यूज करना है कि एंगुलर मोमेंटम mv r इज इक्वल टू nh अपन 2 पाई। यहाँ से थोड़ा सेटिंग करो, एक तरफ 2 पाई r हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा n इंटू h बाई एम वी, एंड h बाई एम वी इज नन अदर देन बट डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट। एंड n इज सम इंटीग्रल मल्टीपल, सो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू n इंटू इंटीग्रल मल्टीपल, राइट। मतलब क्या है इसका? मतलब समझो बच्चों, फिजिक्स में डिटेल में आता है, अगर ये ऑर्बिट है तो इस ऑर्बिट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा ना वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब या तो इसके ऊपर एक पूरा और वेवलेंथ होगा, या 2 पूरे वेवलेंथ होंगे, या 3 पूरे वेवलेंथ होंगे, या 4 पूरे वेवलेंथ होंगे। इसके ऊपर कहीं फ्रैक्शन में वेवलेंथ नहीं होगा, इसके ऊपर कहीं फ्रैक्शन में वेवलेंथ नहीं होगा। मतलब क्या है कि इट कैन नॉट बी लाइक दिस, ये ऑर्बिट है आपका, इट कैन नॉट बी लाइक दिस, इट कैन नॉट बी लाइक दिस। क्योंकि अगर ये हुआ ना, अगर ये हुआ है ना, तो ये हुआ तो क्या हो जाएगा पता है? इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी एमिट कर देगा। अगर इस तरह से वेव टूटा ना बीच में से, तो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी एमिट कर देगा और फिर न्यूक्लियस उसको खींच लेगा, राइट। बट अगर इस तरह से हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एमिट करेगा नहीं, राइट। चलिए कॉपी करेंगे क्विकली इसको, फटाफट कॉपी करो एवरीवन। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, and that is very important question. And this question when comes in the form of MCQ, you have to go to the trial and error method. क्या पूछा गया है? What transition of the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer series n equal to 4 to n equal to 2 in He+2 spectrum? सबसे पहले इसकी बात करते हैं, wavelength of He+ spectrum of Balmer in n equal to 4 to n equal to 2. चले, जैसे ही मैं ये देख पा रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे सीधा फॉर्मूला याद आ रहा है बच्चों, दैट फॉर्मूला ऑफ द Rydberg, दैट इज 1 by lambda is equal to, we'll write 109,677 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square centimeter inverse.
and for the sake of simplicity I will write this as Rydberg constant RH. I will write this as Rydberg constant RH, right? Now let's put the values one by one. This is 1 by lambda is equal to RH. We have the value n1 कितना है बच्चों 4 है, ओके, एंड n2 कितना है आपका 2 है. तो हम नॉर्मली क्या करेंगे बच्चों, 4 से 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लोअर वैल्यू रखेंगे, इसको हायर वैल्यू रखेंगे, राइट. तो दिस आई विल राइट इट हियर, n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 4, अदरवाइज योर आंसर विल बी नेगेटिव, राइट. चलिए बच्चों, तो RH 1 अपन n1 कितना रखेंगे, लोअर वैल्यू दैट इज 2 स्क्वायर, n2 इज द हायर वैल्यू दैट इज 4 स्क्वायर. हीलियम की बात है, हाँ किसकी बात है, हीलियम है, मतलब एटॉमिक नंबर 2. हीलियम है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 होगा. ध्यान रखना है, हीलियम का Z लिखना है आपको, एटॉमिक नंबर जो भी दिया है वो, राइट. सो इट इज योर 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू RH 1/4 माइनस 1/16 इंटू 4 सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, नाउ 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू RH, इसका एलसीएम करो, चलो कितना होगा, 16 12 4 सेंटीमीटर इनवर्स. दिस इज व्हाट यू कैन राइट. ओके, लिख सकते हो ऐसा, सही है ना. एलसीएम दैट इज 12 बाई 16, राइट. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको. दैट इज RH इंटू व्हाट विल वी गेट हियर, दिस इज गोइंग टू बी 3 बाई 4 एंड दिस 4 इज कैंसल्ड. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है इसमें. लेट मी सी व्हाट इज द मिस्टेक हियर. कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है हमने, देखो तो 1/n1 स्क्वायर, ओके, 1/n2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, दिस इज गोइंग टू बी 16 माइनस 4, दैट इज 12 बाई 64 आएगा. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 12 बाई 64 आएगा. दिस इज 12 बाई 64. व्हाट यू विल गेट, 12 बाई 64. चलिए इसको कट करेंगे अब हम. ये किससे कट हो जाएगा आपका, 16 से कट हो जाएगा. आप 3 से कट करो, इट इज 3 बाई 4. So what you are getting is, you are getting 1 by lambda is equal to 3 by 4 RH. This is the first thing, right? तो आपको क्या कहा गया है, आपको ये कहा है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ऐसा कौन सा ट्रांजिशन है जिसका वेवलेंथ हीलियम के इस ट्रांजिशन जितना आएगा. हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ऐसा कौन सा ट्रांजिशन है जिसका वेवलेंथ हीलियम के लिए ये ट्रांजिशन जितना आएगा. तो हीलियम का जो ट्रांजिशन है बच्चों 4 से 2, पहले मैंने उसकी बात कर ली, बामर सीरीज हीलियम 4 से 2. तो बामर सीरीज हीलियम 4 से 2 का वेवलेंथ ही आ रहा है. अब आप सोचोगे हाइड्रोजन में किसका वेवलेंथ ऐसा आएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम लिखेंगे 1 बाई लैम्बडा is equal to RH into 1/n1 square minus 1/n2 square into Z square. एंड हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर Z कितना रख देंगे हम, यहाँ पे 1 रख देंगे. विल पुट द एटॉमिक नंबर 1. सो नाउ इट इज गोइंग टू बिकम 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, वेट अ सेकंड, ठीक है, क्विकली. ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर इज, आपको ये देखना है कि अगर मुझे ये आंसर लाना है तो n1 n2 का वैल्यू कितना रखूं. व्हाट शुड आई पुट एज द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 अगर मुझे ये आंसर लाना है तो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, वो ट्रायल एंड एरर से आपका होगा. जब आप एमसीक्यू में ये क्वेश्चन करोगे ना, यू आर हैविंग सम ऑप्शंस, यू विल पुट द ऑप्शंस 1 by 1 एंड यू विल ट्राई टू सी किसका आंसर ये आ रहा है. बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, सो आई कैन राइट दिस 3 by 4 एज 1 minus 1 by 4. व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट 3 by 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 minus 1 by 4 लिखूँ कि ना लिखूँ, लिखूँ ना. 1 minus 1 by 4 दैट इज 3 by 4. सो कैन आई राइट इट एज 1 by 1 minus 1 by 4, that is 1 by 1 square minus 1 by 2 square. Should I write like this? Should I write like this? 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर. तो ये कौन सा ट्रांजिशन हो गया बच्चों, योर ट्रांजिशन इज 2 to 1. योर n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2. So here it is similar to transition 2 to 1. This is your answer, 2 to 1 in hydrogen atom. तो हाइड्रोजन में जो 2 से 1 का ट्रांजिशन होगा, हाइड्रोजन में जो 2 से 1 का ट्रांजिशन होगा ना, दैट ट्रांजिशन हैज द सेम वेवलेंथ एज द ट्रांजिशन इन हीलियम फॉर 4 to 2. हीलियम में 4 से 2 के लिए जो ट्रांजिशन होगा, वही सेम ट्रांजिशन आपको हाइड्रोजन में 2 से 1 के लिए मिलने वाला है. दे बोथ विल हैव द सेम वेवलेंथ्स. इज इट क्लियर? Is it clear? This is how you can solve these questions, and let's end this session here. Thank you so much for bearing me for the 3 hours continuously.
ओके चलिए वाइंड अप करेंगे यहाँ पे, बाकी जो न्यूमेरिकल्स है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके